नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, लेकिन भारतीय बाजारों के अंदर जो प्रेशर है वो वापस एक्सटेंड हो गया है। निफ्टी बैंक करीब 500 अंक नीचे, 1.25% के आसपास की बिकवाली के साथ इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है। और ना केवल निफ्टी बैंक बल्कि निफ्टी में भी जो प्रेशर है वो एक्सटेंड होता हुआ करीब 17,511 के जोन्स में, यानी कि इंट्राडे में 17,500 के बेहद करीब अब इंडेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में ही प्रेशर। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स तो करीब 1/4% नीचे, स्मॉल कैप हालांकि बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पर कामकाज कर रहा है। लेकिन जो थोड़ा सा पुल बैक मार्केट ने दिखाया था उसको भी अब दोबारा बिकवाली के तौर पर देखा जा रहा है। आगे हम बढ़ेंगे, हेडलाइंस पे भी नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले बजाज फिनसर्व के नंबर्स आ रहे हैं। तो आपको पहले नंबर्स बताते हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है करीब 1256 करोड़ से के आसपास से बढ़कर 1782 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा इस तिमाही में देखने को मिला है। बजाज फिनेंस के नंबर्स के बाद फिनसर्व के नंबर्स, और एनआई 5822 करोड़ से बढ़ के 7190 करोड़। तो नंबर्स का रिएक्शन है। डे हाई पर ऑलमोस्ट स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंसोलिडेटेड मुनाफे में एक इंप्रूवमेंट, और साथ साथ एनपीएस के नंबर्स में भी 1.73% से घटकर 1.14%, ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट के आसपास की कमी यहाँ पर जो एनपीएस है, नेट एनपीए के अंदर देखने को, ग्रॉस एनपीए में देखने को मिली है। और नेट एनपीए भी करीब 30 बेसिस पॉइंट के आसपास का डिक्लाइन दिखा रहा है। तो एनपीएस में रिडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट, ये दो आंकड़ों के बीच में स्टॉक में एक अच्छा रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे हम बातचीत करेंगे बजाज फिनसर्व के नंबर्स के ऊपर भी, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। बाजार में लगातार चौथे दिन बिकवाली, निफ्टी 17,500 के करीब। बैंक निफ्टी में गिरावट ज्यादा, एचडीएफसी ट्विंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। मिड कैप भी कमजोर। ऊपरी स्तरों से अदानी ग्रुप के शेयरों में फिर बिकवाली का दबाव, ऊपर से 6% फिसला। अदानी इंटरप्राइजेज, अंबुजा, अदानी पोर्ट और एसीसी भी ऊपर से गिरे, लेकिन कैश शेयरों में भारी बिकवाली। अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल में करीब 20% का लोअर सर्किट। अनुमान के मुताबिक नतीजों से बजाज फाइनेंस में खरीदारी का मूड, शेयर 4% से ज्यादा चढ़ा। Q3 में 40% बढ़ा कंपनी का मुनाफा। एनटीपीसी के Q3 नतीजे, अच्छे मुनाफे और आय की उम्मीद से ज्यादा बढ़ोतरी। शेयर में हल्की खरीदारी, लेकिन कमजोर रिजल्ट्स के बाद बीईएल 7% से ज्यादा फिसला। तो एक बार मार्केट्स के ऊपर वापस लौटते हैं कि जो बाजार की बिकवाली है वो अब 17,500 के नीचे भी इंडेक्स को लेकर आ गई है। 17,484 जो दिन का निचला स्तर था वो 17,446 था, और वापस इंडेक्स अब सरक कर उसी दिन के निचले स्तरों के करीब जाता हुआ करीब 40 अंक दूर, महज इंट्राडे लोस के 40 अंकों के आसपास का ही डिफरेंस है। लेकिन इंट्राडे हाई से अगर देखा जाए तो इंडेक्स में भारी बिकवाली है। 17,700 का इंट्राडे हाई है और 17,480, यानी करीब आप मान लीजिए कि 220 अंकों के आसपास का डाउन साइड इंडेक्स में हायर लेवल से जरूर देखने को मिला। 225 अंक नीचे ऊपरी स्तरों से इंडेक्स आ चुका है। ना केवल फ्रंट लाइन, बल्कि आप एक बार पहले निफ्टी बैंक लेकर आइए कि वहां पर सीवियर डैमेज है। 1.25% के आसपास की बिकवाली इंडेक्स में, और 1.25% में मेजरली आपको डिक्लाइन ही दिखाई पड़ेंगे। करीब 39,816, यानी कि थोड़ी देर पहले जो निफ्टी बैंक ने 40,000 का जोन तोड़ा, उसके बाद से बिकवाली और प्रिवेल कर गई और करीब 1000 अंकों के आसपास का फॉल हायर लेवल से निफ्टी बैंक में देखने को मिला। तो एक तेज बिकवाली निफ्टी बैंक के अंदर भी ऊपरी स्तरों से देखने को मिली। 2.5% के आसपास की बिकवाली सो फार इंडेक्स में देखने को मिल रही है। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए, वहां पर 30,494 का हाई इंडेक्स ने बनाया था। 30,100, करीब 300 अंकों के आसपास का डाउन साइड हम देख रहे हैं। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में भी रफली 400 अंक रादर नीचे, 1.25% के आसपास की गिरावट वहां से भी देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी अभी फ्लैट है, लेकिन ऊपरी स्तरों से यहां पर भी करीब 150 अंकों के आसपास का फॉल, 125 अंकों के आसपास का फॉल देखने को मिला। तो इंडेक्स में हायर लेवल से तेज बिकवाली आई है। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति भी देखिए, क्योंकि जो सिचुएशन है वो थोड़ी पहले शुरुआत में 3 डिजिट के अंदर एडवांसेस थे, 4 डिजिट में डिक्लाइंस थे, बाद में 4 डिजिट के अंदर एडवांसेस हुए, 4 डिजिट में डिक्लाइन थे, और अब वापस 1100 शेयर तेजी में है और करीब 1800 शेयरों के अंदर बिकवाली देखने को मिली। थोड़ी पहले आंकड़ा 1400 तेजी में था और 1300-1400 शेयर ऐसे थे जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे थे। प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। गाबा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। वीकनेस प्रिवेल कर रही है मार्केट्स के अंदर, जो फ्राइडे का हाल था सेम उसी तर्ज पे बाजार फिर से आज रिएक्ट कर रहा है। बजट से ठीक पहले 17,500 के नीचे इंडेक्स का होना, कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को? वेल, एक जगह थी सुबह, गुड आफ्टरनून टू यू, जहां पर मेक और ब्रेक जोन था, वो लगता है ब्रीच हो रहा है। अब इसका नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट रहेगा 16,800। अगर वहां तक भी आ सकता है, अगर आज लोअर ब्रीच हुआ, यहीं पर भी अगर ट्रेड मिलता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, बजट और नो बजट। और बैंक निफ्टी की बात करें
यहाँ पर एक अहम लेवल था, वो अहम लेवल वहीं पर ट्रेड करा है 39,800। अगर इसके नीचे अगर ब्रीच होता है, उसके नीचे क्लोज मिलता है आज, तो फिर नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट रहेंगे 37,000 के आसपास बैंक निफ्टी में। तो है तो वीक फिलहाल, जगह अच्छी है बाउंस करने की, अगर करे तो सोफा ऐसा कुछ संकेत नहीं है। गाबा सर, कोई स्टॉक जहां पर आपको लॉन्ग या शॉर्ट दिख रहे हो, जहां पे आप पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं? एनटीपीसी अच्छा लगता है, यहाँ पर एक अपमूव मिल सकता है। ट्रेड करा है 170 के आसपास एनटीपीसी, 168 का स्टॉक करा है, सिर्फ ₹2 का। पॉसिबल है कि 174 का जोन देखने को मिल सकता है। बस ये गिने चुने स्टॉक है। दूसरा है हैवेल्स इंडिया, यहाँ पर पॉसिबल है कि यहाँ का अपमूव मिले। अब ट्रेड करा 1175, स्टॉप होगा मेरे ख्याल से 1167 का, टारगेट 1200 हैवेल्स इंडिया। 1200 के टारगेट्स के लिए हेवेल्स इंडिया देख सकते हैं और एनटीपीसी दूसरा नाम है जिसको भी आप देख सकते हैं। गाबा सर की राय है। गाबा सर, आईटी में आज थोड़ी बहुत बाइंग है। आप टीसी जैसे स्टॉक को देखिए, हरे निशान में काम काज कर रहा है। बिरला सॉफ्ट को इससे पहले 3% के आसपास ही तेजी दिखा रहा था। पूरे सेक्टर को, एटलीस्ट पूरे मार्केट को सो फार आउट परफॉर्म कर रहा है स्पेस। यहाँ से कोई नाम साइडवेज जोन है बिरला सॉफ्ट, हो सकता है यहाँ से कपूर मिले। ट्रेड करा है 294 में, अगर ऐसा कुछ होता है 305 भी पॉसिबल है। हाँ, आईटी में गिने चुने स्टॉक्स में ठीक नजर आता है। स्टॉप होगा तो 92 का, बिरला सॉफ्ट 292 का स्टॉप लगाना चाहिए बस। 292 का एक स्टॉप लॉस, और आप लॉन्ग साइड पे जाना चाह रहे हो तो बिरला सॉफ्ट एक नाम हो सकता है। इंडस टावर एक और स्टॉक लेकर आइए आप स्क्रीन पर, एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार है। आज जो मूव था वो मूव है इधर वोडाफोन में और उसकी तर्ज पे इंडस टावर में। तो गाबा सर, क्या करें इंडस टावर में? आज सुबह का जो स्टॉप लॉस था, जो लो था, उसको स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग जा सकते हैं क्या? इंडस टावर वेल मेरे ख्याल से डबल बॉटम तो लग रहा है टेक्निकल रूप से, स्ट्रेस्ड है ऑन द डाउन साइड। ले सकते हैं, एग्रेसिव ट्रेड होगा इंडस टावर में। 140 का स्टॉप लगाना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 146, अगर आपको मिलता है तो 160 पॉसिबल है। एग्रेसिव ट्रेड है, बहुत ही स्ट्रेच हो चुके हैं ऑन द डाउन साइड। शायद एक बाउंस मिले इंडस टावर। बाउंस मिल सकता है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीटन डाउन है, तो उसका एक इम्पैक्ट शायद देखने को मिल सकता है। तो उसके आधार पर भी यहाँ पर आप एक मूव आता हुआ देख सकते हैं। आगे भी हम गाबा सर से बातचीत करेंगे, लेकिन इसके अलावा कल से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले आज संसद के नेताओं के साथ ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है। पूरी जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, कल से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा होगी और शायद बहुत ज़्यादा हंगामे की उम्मीद भी हो, खास तौर से अब एक लंबे अंतराल के बाद जब भारत जोड़ो यात्रा भी खत्म हो रही है। तो क्या अटकलें, क्या अनुमान, कैसे देखेंगे हम सेशन को? दरअसल जो आपने आशंका जताई है, उसी आशंका के मद्देनजर भी कह सकते हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है, जिसमें सभी सदनों के सभी राष्ट्रीय दलों के नेता होते हैं और उसमें कोशिश यही होती है कि सुचारू तरीके से सदन चले, इसकी रणनीति बनाई जाती है। लेकिन बजट पेश होने के बाद जो भी पार्टी की अपनी रणनीति होती है उस पर बातचीत होगी, अमल होगा, लेकिन बजट तक जो है थोड़ा सा शांति बनी रहती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी, कल जो है संसद के बजट सत्र की शुरुआत होगी। कल 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, सदन के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे और करीब 1-1.25 घंटा अभिभाषण चलता है, तो 12-12:15 बजे तक ये खत्म हो जाएगा। उसके ठीक आधे घंटे बाद संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वे पेश होगा। यह आर्थिक सर्वे इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि अगले कारोबारी साल में जीडीपी ग्रोथ कितना रहने वाला। तो ये एक नंबर जो होगा ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। वहां पे ये बताया जाए कि कच्चे तेल की चाल कैसे रहने वाली है, डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल कैसे रहने वाली है और सरकार को क्या करना चाहिए। और ये माहौल के बीच अगले दिन यानी 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और बजट जो है 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी और जितनी अटकलों का बाजार है उस पर से पर्दा उठ जाएगा 1 फरवरी को 11 बजे जो बजट स्पीच के बाद। तो इसकी शुरुआत आज से हो गई है ऑल पार्टी मीटिंग के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, और आपके साथ तो हम जुड़े रहने वाले हैं। अगले 3 दिन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड भी है, काम भी है आपकी पूरी टीम के ऊपर भी, तो आपसे हम आगे भी जुड़ते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे अलग अलग अटकलों को लेकर। लेकिन एक और अटकल जिसकी अभी लक्ष्मण जी बात कर रहे हैं वो है किसानों से लेकर, जहाँ पर इस साल भी बजट में किसानों पर फोकस रहने की उम्मीद है। लेकिन किसानों तक उनके लिए बनाई गई नीतियाँ कितनी पहुँच पाती हैं, किसानों की क्या समस्याएँ हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने किसानों से बातचीत की। आपको सुनवाते हैं।
खेत खलिहान और मजदूर किसान ये हमेशा से बजट का फोकस रहे हैं। पिछले कुछ समय में किसानों के मुद्दे हेडलाइंस में छाए हुए हैं और साथ ही सरकार भी दावे और वादे करती है किसानों के लिए काफ़ी कुछ करने के। इस बार बजट से पहले किसानों का क्या कहना है, यही जानने के लिए हम सलारपुर कला गाँव आए हैं, ये दादरी के पास से, और यहाँ के किसानों के साथ हम बैठते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं। ये आप लोगों में से कोई है जो किसान सम्मान निधि का फायदा उठाया? जी देखिए, ऐसा है, किसान सम्मान निधि हमको तो मिली है जब से शुरुआत हुई है इसकी, लेकिन क्या है कि कुछ लोगों की शुरुआत में किसान सम्मान निधि आई, लेकिन बीच में वो KYC क्या ऐसा कोई सिस्टम चला था, उसकी वजह से कुछ लोगों की सम्मान निधि आनी बंद हो गई। तो हम चाहते हैं एक तो सभी की आए जो पात्र हैं। अब जैसे कुछ लोगों की आई, कुछ लोगों की आ रही है, कुछ लोगों की कट चुकी है, तो एक तो हम चाहते हैं कि सभी लोगों की आए जो पात्र हैं, और हम चाहते हैं कि इसकी जो राशि है किसान सम्मान निधि की, इसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। पवन जी, ये बताइए, आप तो काफ़ी सामाजिक चीज़ों में भी जुड़े रहते हैं, क्या ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है इस बार बजट पे सरकार को फोकस करना चाहिए, किस बारे में बात करनी चाहिए? सरकार को फोकस, तो मैं थोड़ी शिकायत करूंगा पहले। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जिस लेकर आए थे, हमारा प्रीमियम भी कटा है और 2 साल लगातार हमारी फसल मरी है, और बीमा कंपनियों ने गुमराह किया। केवल हमारा ये प्रीमियम जमा करके जो उसकी राशि थी वो थी 1,10,000 रुपये, और पूरी फसल नष्ट होगी, और केवल इन्होंने 15,000 रुपये दिए हमको मात्र, और पूरे इसमें डॉक्यूमेंट्स भी लगाए हुए हैं हमारे। तो सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार या घोटाला है ना, ये किसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत तो है। ये जो आप कह रहे हैं कि जो इंश्योरेंस का पूरी राशि आपने मांगी थी वो नहीं मिली है, तो इसमें क्या उन्होंने क्लेम क्या किया है? उन्होंने जब आपको आपकी पूरी राशि नहीं दी होगी तो कुछ तो बताया होगा कि उन्होंने ये बताया कि हमने ये लेखपाल हैं, DM है, SDM है, ये जिला मुख्यालय पर लिख के वहीं ये फसल का आकलन कर लेते हैं, और मौके पे कोई आता नहीं है। तो इन्होंने वहीं से पटवारी लेखपाल जो होते हैं, लेखपाल के रिपोर्ट लगा के 20% नुकसान है, 30% नुकसान है, ये लगाकर 20% के सर्वे देते हैं। जबकि सर्वेयर जो कंपनी का सर्वेयर था वो खुद हमारे खेत पे आया था और देख के गया था कि पूरी फसल खराब है, लेकिन नहीं, जो DM ने या SDM ने वहाँ चिड़िया बैठा दी, उसी के आधार पर देते हैं। आपका नुकसान कुल मिला के कितना हुआ था? मेरा हुआ था 1,10,000 रुपये नुकसान। और इंश्योरेंस की राशि कितनी मिली? मेरे को मिली 15,000 रुपये। एक और समस्या यहाँ कोल्ड स्टोरेज को लेकर है। यहाँ एक और भाई साहब इनसे पूछते हैं कि ये बताइए कि भंडारण जो है, आप फसल उगाते हैं उसका भंडारण एक बड़ी समस्या होती है। क्या यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे है हम लोग सलारपुर गांव के आसपास कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है? नहीं जी, हमारे यहाँ तक पूरे जिले में कहीं भी कोल्ड स्टोर नहीं है, और ये कोल्ड स्टोर की सुविधा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक आध कोल्ड स्टोर का निर्माण हो जाए तो किसान को बहुत अच्छा सहयोग होगा इससे। और बाकी इसकी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। तो ये जो हमारे साथ किसान हैं, इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर के लिए वो उपलब्ध नहीं है, इनकी जितनी लागत है वो नहीं मिल पाती है, और इसका खामियाजा इन सबको भुगतना पड़ रहा है। आने वाले बजट में इन सब की नज़र लगी रहेगी। सरकार जो वायदे करती है, जो दावे करती है, वो धरातल पर उतरते हैं कि नहीं। कम से कम वित्त मंत्री से तो यहाँ के किसानों की यही मांग है। रोहन सिंह, सलारपुर गाँव, दिल्ली। तो 1 तारीख को सब जो फैसले हैं उन पर डिपेंड करता है कि जो भी अटकलें लगाई जा रही हैं, उम्मीदें लगाई जा रही हैं, इस पर से पर्दा उठेगा 1 तारीख को सुबह 11 बजे, जहां पर आप देखेंगे किस तरह के डेवलपमेंट्स, किस तरह के डील्स, किस तरह के गोइंग फॉरवर्ड के अनाउंसमेंट्स जो हैं वो वित्त मंत्री पेश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, और देश के प्रॉपर्टी बाजार में इस वक्त एक शानदार बूम है। पिछले 1 साल में ना सिर्फ जमकर घर बिके हैं, बल्कि डेवलपर्स ने जोर शोर से नए प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए हैं। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छा काम करने वाले डेवलपर्स को सम्मानित करने के लिए एक बार फिर आ गए हैं देश के सबसे प्रतिष्ठित CNBC अवार्ड्स रियल एस्टेट अवार्ड, प्रेजेंटेड बाय RR काबिल एंड पावर्ड बाय नेटवर्क 18 न्यूज़ 18 नेटवर्क। पिछले 14 सालों की शानदार परंपरा को इस साल भी कायम रखते हुए रियल एस्टेट के लिए शानदार काम करने वाले डेवलपर्स को हम करेंगे सम्मान। इस साल की थीम हमने रखी है रिजिलियंस, रिकवरी एंड रिवाइवल। आज से अवार्ड्स के लिए एंट्री खुल चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें realestateawards.co.in। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और मार्केट्स ऑलमोस्ट डे लो पर 17,474 का मौजूदा स्तर है, 17,446 का निचला स्तर है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव ½ % के आसपास डिक्लाइन, और स्मॉल कैप इंडेक्स हर निशान में कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स जो है वो अब डे लो के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्मॉल कैप इनफैक्ट अब लाल निशान में आ चुका है। यूनियन बजट को अब 2 दिन बचे हैं, और इस बार बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता केतन जोशी ने IIM अहमदाबाद के कुछ प्रोफेसर से बजट को लेकर उनके सुझाव जानने की कोशिश की है। आपको वो भी सुनवाते हैं। बजट को अब कुछ ही दिन बचे हैं, और वित्त मंत्री को इस बजट में क्या क्या तब्दीलियां करनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे सेक्टर है उस पर जोर देना चाहिए,
वो जानते हैं IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर से। सर बताइए कि इस बजट में आपकी विश क्या है फाइनेंस मिनिस्टर से? देखिए, मैं कृषि क्षेत्र में काम करता हूं। मुझे लगता है कि अगर छोटे किसान के पक्ष से देखा जाए तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है बजट के थ्रू। बजट में एक सिग्नल दिया जाता है कि सरकार क्या चाहती है। मुझे लगता है छोटा किसान इस देश में प्रोडक्शन और मार्केट रिस्क सफ़र करता है काफ़ी हाई लेवल का। लगता है कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है मंडी को सुधारने की। तो छोटा किसान जब मजबूरी में बेचता है, उसको रोकने के लिए वेयर हाउसिंग का बहुत बड़ा रोल है। हमारे देश में उतने वेयर हाउस नहीं है जो रिकग्नाइज्ड हों ई वेयर हाउस रिसीप्ट्स के लिए, जिसमें किसान अपना माल रख के लोन ले सके अगली फसल के लिए। उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो वेयर हाउस रिसीप्ट कंप्लाइंट हो। और उसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि दूसरे नए चैनल हैं जो जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, डायरेक्ट सेलिंग का है, उनको भी बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये राज्यों का विषय है। इसमें केंद्र सीधे तौर पे कुछ नहीं कर सकता। केंद्र इंसेंटिवाइज कर सकता है बजट के थ्रू। APMC को कैसे रिस्ट्रक्चर करना है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कैसे बढ़ावा देना है, उसमें ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट्स का किया जा सकता है छोटे किसानों के लिए। जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं उनको लो इंटरेस्ट पे या जीरो इंटरेस्ट पे लोन दिए जा सकते हैं। जो किसान अपना माल बाद में बेचना चाहते हैं उनको जीरो इंटरेस्ट पे लोन दिया जा सकता है। कुछ और देश ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरह का सपोर्ट करके छोटे किसान का, उसको हम मंडी में या मंडी के बाहर अच्छा भाव दिलवाने का प्रयास कर सकते हैं बजट के इंसेंटिवाइजेशन के थ्रू। बिल्कुल। आइए एक दूसरे जो प्रोफेसर हैं उनसे बात करते हैं। सर बताइए आप क्या चाहते हैं, इस बजट में क्या होना चाहिए? तो मेरा जो विषय है वो है शिक्षा और मेडिकल के एरिया में। तो इन एरियाज़ में जो इन्वेस्टमेंट है, सरकारी इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी बढ़ाना चाहिए। पिछले कुछ सालों से मोदी सरकार ने फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एक्सप्रेसवे, रेलवेज इत्यादि में बहुत एम्फेसिस दिया है। लेकिन अब जो है हमें डिजिटल हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में और बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा के एरिया में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे केंद्रीय सरकार यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब में इन्वेस्टमेंट और होना चाहिए ताकि इनकी कैपेसिटी बढ़े और स्टूडेंट उनका फ़ायदा उठा सके। बिल्कुल। तो यहाँ के फैकल्टी का जो सुझाव है वो काफ़ी उपयुक्त है। अगर केंद्र सरकार आने वाले बजट में इस पर फोकस करती है तो निश्चित तौर पर इन सेक्टर को तो फ़ायदा ही होगा, लेकिन समूचे भारत का जो विकास होना है उस दिशा को भी काफ़ी बल मिल सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो आप IIMs की फैकल्टी को सुन रहे थे कि उनकी किस तरह की विश लिस्ट है और बहुत सारी उम्मीदें हैं जिनसे 2 दिनों के अंदर यह पर्दा उठने वाला है। इस विश लिस्ट की बात हो रही है तो मिड कैप मंत्रा को तो यहीं समेटेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार कॉर्पोरेट विश लिस्ट में आज हम बातचीत करने वाले हैं VIP इंडस्ट्रीज की CFO नीतू काशी